गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने रमन प्रभाव पर छोड़ा था, तो आज हम रमन प्रभाव को एक बार से वापस से देखते हैं। वो हमारा बीच में अधूरा रह गया था कल का रमन प्रभाव, तो हम उसको वापस से स्टार्ट करते हैं। रमन प्रभाव, ठीक है। क्या होता है रमन प्रभाव? तो देखिए, रमन शिफ्ट किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए रमन शिफ्ट का अध्ययन और विभिन्न प्रेक्षणों का निष्कर्ष क्या कहलाता है? रमन प्रभाव कहलाता है। रमन प्रभाव किसे कहते हैं? कि किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए रमन शिफ्ट का अध्ययन तथा विभिन्न प्रेक्षणों का निष्कर्ष क्या कहलाता है? रमन प्रभाव कहलाता है। ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। फिर रमन प्रभाव से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, रमन प्रभाव से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब उस स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। रमन प्रभाव से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम देखते हैं। ठीक है, ये है स्पेक्ट्रम विकिरण अवशोषण के लिए। ये है स्पेक्ट्रम विकिरण अवशोषण के लिए, और ये है प्रकीर्णन के लिए, ठीक है। जब हम किसी पदार्थ पर विकिरण आपतित करते हैं तो वो पदार्थ जो है वो इस विकिरण को अवशोषित कर क्या करता है? संक्रमण दर्शाता है। जैसे इस विकिरण इस पदार्थ ने विकिरण को अवशोषित कर ये इस प्रकार का संक्रमण दर्शाता है, ठीक है। अब इस पदार्थ ने इस विकिरण को अवशोषित कर लिया, ठीक है। अब ये विकिरण इस पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करके फिर क्या हो जाती है? प्रकीर्णित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रकीर्णित हो जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? पदार्थ द्वारा विकिरण का अवशोषण हुआ है और यहाँ से क्या हो रहा है? पदार्थ द्वारा विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, और इस विकिरण उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। इस विकिरण उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो अब विकिरण उत्सर्जन का जो स्पेक्ट्रम हम दर्शाएंगे वो किस तरह से आएगा? किस टाइप का आएगा? वो इस टाइप का आएगा। अब यहाँ पे तो ये है विकिरण अवशोषण के लिए और ये है प्रकीर्णन के लिए। अब रमन शिफ्ट का हमने कल 3 प्रकार के रमन शिफ्ट पढ़े थे। पहला था रेले प्रकीर्णन, दूसरा था स्टॉक, और तीसरा कौन सा था? एंटी स्टॉक प्रकीर्णन, ठीक है। अब हमने देखा था कि स्टॉक प्रकीर्णन के लिए, सॉरी, रेले प्रकीर्णन के लिए क्या था? देखिए, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू क्या था? न्यू आई माइनस न्यू एस इज इक्वल टू क्या था? 0 था, ठीक है। अब न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू एस हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा न्यू क्या है? डेल्टा न्यू है 0 के बराबर, ठीक है। तो रेले प्रकीर्णन के लिए ये सारी कंडीशंस थी। क्या थी? कि डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू एस इज इक्वल टू क्या है? 0 है। डेल्टा न्यू क्या है? रमन शिफ्ट है, ठीक है। तो डेल्टा
न्यू इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू एस इज इक्वल टू 0 है, तो न्यू आई किसके बराबर हो गया, न्यू एस के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये आई क्या है, आई है इंसिडेंट यानी कि आपतित, ठीक है। तो न्यू आई क्या है, ये न्यू आई है आपतित विकिरण की आवृत्ति। इस आपतित, ये जो विकिरण है ये आपतित विकिरण की आवृत्ति है, ठीक है। फिर क्या है न्यू एस, न्यू एस क्या है, न्यू एस है प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति, ठीक है। अब रेले प्रकीर्णन के लिए क्या होता है, न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, यानी कि आपतित विकिरण की आवृत्ति प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये है विकिरण अवशोषण, यानी कि जो ये क्या है, विकिरण आपतित हो रही है पदार्थ पर, ये विकिरण आपतित हो रही है, इस विकिरण की जो आवृत्ति है इस प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति के क्या है, बराबर है। तो ये आपतित विकिरण की आवृत्ति को हम इस तरह से दर्शाते हैं, या इस विकिरण के अवशोषण को, आपतित जो विकिरण हुई है वो विकिरण पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाती है, और उस अवशोषित विकिरण का विकिरण अवशोषण हम इस प्रकार स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपतित विकिरण का अवशोषण और इसका स्पेक्ट्रम। अब प्रकीर्णित विकिरण का अवशोषण ये है। अब यहाँ पे हम रेले प्रकीर्णन की बात कर रहे हैं, किसकी, रेले प्रकीर्णन की बात कर रहे हैं। तो रेले प्रकीर्णन के लिए क्या होता है, न्यू आई बराबर न्यू एस, तो ये है न्यू आई, ठीक है। और न्यू एस क्या होगा, उसी के ही बराबर होगा, न्यू एस क्या होगा, उसके बराबर ही होगा, यानी कि आपतित विकिरण की ये जो आवृत्ति है वो प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति की क्या है, बराबर होगी, ठीक है। ये भी 3 से स्टार्ट होगी 7 तक खत्म होती है, ये भी क्या होगी 3, ये 7 से 3 तक होगी, ये 3 से 7 है, ये 7 से 3 है, ठीक है। ये प्रकीर्णन है और ये क्या है, अवशोषण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉक की, किसकी बात करते हैं, स्टॉक प्रकीर्णन की बात करते हैं। स्टॉक प्रकीर्णन में क्या होता है, देखिए स्टॉक प्रकीर्णन में डेल्टा न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू आई माइनस न्यू एस इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू नहीं होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। स्टॉक के लिए, स्टॉक प्रकीर्णन के लिए क्या होता है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू एस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब तो ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा न्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। डेल्टा न्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि न्यू आई क्या है, ग्रेटर देन न्यू एस है, न्यू आई का मान क्या होगा, ग्रेटर देन न्यू एस होगा। तो अब जो हम प्रकीर्णित विकिरण के लिए जो अवशोषण दर्शाएंगे उसकी आवृत्ति क्या होगी, इस आपतित विकिरण की आवृत्ति से क्या होगी, कम होगी। तो देखिए ये क्या से 3 से 7 तक स्टार्ट होती है, ये होगी तो स्टार्ट 7 से ही, मूल बिंदु इसका 7 होगा, बट इसकी आवृत्ति जो है वो इससे कम होगी, ठीक है, इसी तरह से। तो ये क्या है, स्टॉक प्रकीर्णन है, जिसमें जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है वो इस स्कैटर्ड यानी कि प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति से क्या है, अधिक है। फिर तीसरा कौन सा था, एंटी स्टॉक था। क्या था, एंटी स्टॉक। एंटी स्टॉक प्रकीर्णन की हम बात करें तो उसमें क्या था, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू एस क्या था, लेस देन 0 था। क्या था, लेस देन 0 था, यानी कि डेल्टा न्यू की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव होगी। नेगेटिव होने से न्यू आई जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्या हो, सॉरी, लेस देन न्यू एस होगा। न्यू आई क्या होगा, लेस देन न्यू एस, यानी कि आपतित विकिरण की आवृत्ति जो है वो प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति से क्या होगी, कम होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति इस आपतित विकिरण की आवृत्ति से अधिक होगी, ठीक है। तो अधिक होगी, तो देखिए इस विकिरण की आवृत्ति क्या होगी, इससे अधिक होगी, ठीक है, ये इससे क्या है, अधिक है। फिर इसी तरह से ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये है एंटी स्टॉक प्रकीर्णन के लिए है। एंटी स्टॉक प्रकीर्णन का
स्पेक्ट्रम है, रमन स्पेक्ट्रम है। एंटी स्टॉक प्रकीर्णन का रमन स्पेक्ट्रम है जिसमें म्यू आई इज लेस देन म्यू एस, और स्टॉक के लिए क्या होता है, म्यू आई इज ग्रेटर देन म्यू एस। यहाँ पे स्टॉक के लिए क्या है, म्यू आई इज ग्रेटर देन म्यू एस, ठीक है। और एंटी स्टॉक के लिए क्या होगा, म्यू आई लेस देन म्यू एस। तो ये म्यू आई जो है वो लेस देन क्या है, म्यू एस से है, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे एंटी तो ये स्टॉक के लिए, ये इसके लिए है, ठीक है, और ये जो है वो इसके लिए है। तो इस स्पेक्ट्रम के नीचे ये वाला लिखना है और इस स्पेक्ट्रम के नीचे क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। और रेले प्रकीर्णन के लिए क्या लिखना है, ये लिखना है कि डेल्टा न्यू बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या है, रमन स्पेक्ट्रम है, रमन प्रकीर्णन या रमन स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं। अब इनका स्पेक्ट्रम में रेखाएं किस तरह से दिखती है तो वो देखते हैं। चलो, स्पेक्ट्रम में रेखाएं किस तरह से दिखती है, तो इसमें क्या है, एक लाइन ही है। रेले प्रकीर्णन की बात करें हम तो रेले प्रकीर्णन में क्या है, एक लाइन प्राप्त होती है, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि हम इसकी जो आवृत्ति है, प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति जो है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति है, यानी कि समान है, और अपन को एक लाइन प्राप्त होती है, ठीक है, एक लाइन प्राप्त होती है। फिर हम किसकी बात करें, हम स्टॉक प्रकीर्णन की बात करते हैं। स्टॉक प्रकीर्णन में क्या होती है, इसमें 3 लाइंस प्राप्त हो रही है। तो ये स्टॉक लाइन 1 2 3, कितनी लाइनें प्राप्त हो रही है, 3 लाइंस प्राप्त हो रही है। इसी तरह से एंटी स्टॉक की बात करें, ये क्या है, स्पेक्ट्रम है, इनका क्या है, स्पेक्ट्रम है। एंटी स्टॉक में भी क्या होगी, 3 लाइनें प्राप्त हो रही है। तो ये क्या है, रमन स्पेक्ट्रम है। क्या है ये, रमन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इस तरह से ये रमन प्रभाव से जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो क्या है, रमन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस तरह से हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो क्या होगा, रमन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 लाइन्स ही हो, 3 से अधिक लाइन्स भी हो सकती है, जितना विकिरण अवशोषित की जाती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रमन स्पेक्ट्रम हो गया। इन तीनों को इस स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाया है। अब तो ये था अपने रमन प्रभाव। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम की प्रकृति या फिर गुणधर्म। रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम की प्रकृति या फिर गुण। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम की प्रकृति या फिर गुणधर्म। रमन स्पेक्ट्रम की प्रकृति या रमन प्रभाव की प्रकृति या फिर गुण धर्म। तो रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम के गुणधर्म क्या है। पहला इसका गुणधर्म ये है कि जो रमन शिफ्ट है, रमन शिफ्ट जो है वो 100 से 300 सेमी इनवर्स की परास का होता है। रमन शिफ्ट यानी कि डेल्टा न्यू जो है वो 100 से 300 सेमी इनवर्स की परास का होता है। अतः यह दूर आईआर क्षेत्र या फिर माइक्रो क्षेत्र में प्राप्त होता है। रमन स्पेक्ट्रम जो है या फिर रमन शिफ्ट की बात करते हैं हम, तो वो 100 से 300 सेमी परास का होता है, 300 सेमी इनवर्स की परास का होता है, जो दूर आईआर क्षेत्र या माइक्रो क्षेत्र में स्थित रहता है। तो पहला गुणधर्म क्या है, रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू जो है वो 100 से 300 सेमी इनवर्स परास का होता है। जो दूरस्थ आईआर क्षेत्र या माइक्रो क्षेत्र में उपस्थित रहता है। माइक्रो
क्षेत्र में उपस्थित रहता है। माइक्रो क्षेत्र में स्थित रहता है। रमन स्विफ्ट की परास क्या है? 100 से 300 सेमी इनवर्स है, जो दूर आईआर क्षेत्र या फिर माइक्रो क्षेत्र में उपस्थित रहता है। जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र था ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की परास जो थी ना, सबसे पहले एक्सरे वगैरह वो थी ना, यूवी विजिबल, आईआर, तो उसमें जो सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले कौन सी विकिरण आती है? सबसे पहले आती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक, फिर गामा रे, फिर एक्सरे, फिर एक्सरे के बाद में फिर यूवी, फिर विजिबल, यूवी विजिबल, और फिर माइक्रो, फिर रेडियो, और माइक्रो के बाद में कौन सी है? रेडियो। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो रमन शिफ्ट है वो, रमन शिफ्ट यानी कि डेल्टा न्यू क्या है? 100 से 300 सेमी की परास में परास का होता है, जो दूर आईआर क्षेत्र, यूवी विजिबल, और यूवी विजिबल के बाद में आईआर है, फिर माइक्रो है। ठीक है, माइक्रो फिर रेडियो। ठीक है, तो ये किसमें? रमन शिफ्ट जो है वो दूर आईआर क्षेत्र में पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं दूर के बाद में, या फिर ये माइक्रो क्षेत्र में पाया जाता है या स्थित रहता है। रमन शिफ्ट की परास क्या होती है? 100 से 300 सेमी इनवर्स होती है, जो दूर आईआर क्षेत्र या माइक्रो क्षेत्र में स्थित रहता है। ठीक है, दूर आईआर क्षेत्र या माइक्रो क्षेत्र में क्या रहता है? स्थित रहता है। फिर इसका दूसरा गुणधर्म ये है कि जो स्टॉक रेखाएं होती है उसकी तीव्रता एंटी स्टॉक रेखाओं से हमेशा ही क्या होती है? अधिक होती है। जहां ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है? एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता भी बढ़ती है। स्टॉक रेखाओं, स्टॉक रेखाओं की तीव्रता प्रति स्टॉक रेखाओं की तीव्रता से अधिक होती है। स्टॉक रेखाओं की तीव्रता जो है वो प्रति स्टॉक यानी कि एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता से क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होती है, जहां ताप में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता क्या होती है? बढ़ती है। ताप में वृद्धि के साथ क्या होती है? ताप में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक या फिर प्रति स्टॉक रेखाओं की तीव्रता बढ़ती है। जहां ताप में वृद्धि के साथ प्रति स्टॉक रेखाओं की तीव्रता प्रति स्टॉक रेखाओं की तीव्रता बढ़ती है। तो स्टॉक रेखाओं की तीव्रता प्रति स्टॉक रेखाओं की तीव्रता से क्या होती है? अधिक होती है। जहां ताप में वृद्धि के साथ प्रति स्टॉक रेखाओं की तीव्रता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, फिर इसका तीसरा गुणधर्म ये है कि जो रमन रेखा जो है, जो हमें स्पेक्ट्रम में रमन रेखा प्राप्त होती है, वो अपनी मूल रेखा या फिर हम कह सकते हैं कि पितृ रेखा, रमन रेखा अपनी मूल या पितृ रेखा से सममित रूप से विस्थापित होती है। सममित रूप से विस्थापित होती है, जो तापमान में वृद्धि के साथ विस्थापन में कमी दर्शाती है। और विस्थापन में कमी क्यों दर्शाती है? क्योंकि रेखाओं के मध्य का जो अंतराल है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। रेखाओं के मध्य का जो अंतराल है वो क्या होता है? घट जाता है। तो इसका तीसरा गुणधर्म ये है कि रमन रेखा जो है वो अपनी मूल या पितृ रेखा से सममित रूप से विस्थापन दर्शाती है।
रमन रेखा अपनी मूल या पित्र रेखा से सममित रूप से विस्थापित होती है। सममित रूप से यानी कि समान रूप से विस्थापित होती है। जो ताप में वृद्धि के साथ, जो ताप में या तापमान में वृद्धि के साथ विस्थापन में कमी दर्शाती है। यानी कि रमन रेखा ताप में वृद्धि के साथ, ताप में वृद्धि के साथ विस्थापन में कमी दर्शाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेखाओं के मध्य का अंतराल क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ब्रैकेट में हम इसका लिख लेते हैं कि रेखाओं के मध्य का अंतराल घटता है। रेखाओं के मध्य का अंतराल जो है वो क्या होता है? घट जाता है। तो रमन रेखा अपनी मूल या पित्र रेखा से सममित रूप से विस्थापित होती है, जो ताप में या तापमान में वृद्धि के साथ विस्थापन में कमी दर्शाती है। और रेखाओं के मध्य, क्योंकि रेखाओं के मध्य का अंतराल क्या होता है? घट जाता है। फिर इसका चौथा पॉइंट ये है, चौथा गुणधर्म ये है कि पित्र रेखाएं या फिर मूल रेखाओं से, पित्र रेखाओं या मूल रेखाओं से पृथक्करण में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता क्या होती है? घटती है। पित्र रेखाओं या फिर मूल रेखाओं से पृथक्करण के बाद या पृथक्करण में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता क्या होती है? घटती है। रमन रेखाओं की पित्र रेखाओं से पृथक्करण में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक यानी कि प्रति स्टॉक रेखाओं की तीव्रता घटती है। ठीक है, तो पित्र रेखाओं से पृथक्करण में वृद्धि के साथ, यानी कि जैसे जैसे रमन रेखा अपनी मूल रेखा या पित्र रेखा से पृथक होगी, विस्थापित होगी, तो क्या होगा? एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता क्या होती है? घटती जाती है। पृथक्करण में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता घटती है। वृद्धि के साथ प्रति स्टॉक रेखाओं की तीव्रता घटती है। ठीक है, पित्र रेखाओं से पृथक्करण में वृद्धि के साथ प्रति स्टॉक रेखाओं की तीव्रता घटती है। फिर इसका नेक्स्ट पांचवा पॉइंट या पांचवा गुणधर्म क्या कहता है? पांचवा गुणधर्म ये कहता है कि परिवर्तित तथा पित्र रेखाओं के मध्य की आवृत्ति, परिवर्तित रमन रेखा तथा पित्र रेखाओं के मध्य की आवृत्ति का जो अंतर है डेल्टा म्यू, वो पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है। परिवर्तित व पित्र रेखाओं के मध्य की आवृत्ति का अंतर डेल्टा म्यू जो है वो पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है। तो क्या है पांचवा इसका गुणधर्म? परिवर्तित व पित्र, परिवर्तित और पित्र रेखाओं के मध्य का जो आवृत्ति अंतराल है, मध्य आवृत्ति अंतर के मध्य आवृत्ति अंतर डेल्टा न्यू जो है वो किस पर? पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है। पदार्थ के अवशोषण बैंड की
आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, परिवर्तित रमन रेखा और पित्र रेखाओं के मध्य आवृत्ति अंतर डेल्टा न्यू जो है वो पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है। तो ये 5 क्या थे? ये 5 है रमन स्पेक्ट्रम या रमन शिफ्ट, या फिर हम कह सकते हैं रमन प्रभाव की प्रकृति या फिर उनके गुणधर्म। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है रमन स्पेक्ट्रम में ध्रुवणता की संकल्पना। वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ध्रुवणता की संकल्पना जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।